भारत के लिए कतर क्यों जरूरी है। दीपक वोरा साहब ने आपको बखूबी समझाया, बताया कि आज की तारीख में कतर की अहमियत क्या है और हमारी मित्रता कैसे परवान चढ़ रही है। 4 पॉइंट्स में आइए आपको समझाते हैं। पहला, जंग की वजह से दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है आज की तारीख में। दूसरा, ट्रंप के कई फैसलों से भी कई मुल्कों में हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल, और देखिए इसके अलावा दूसरे कार्यकाल में भी ट्रंप के ईरान पर कड़े प्रतिबंध रहे हैं, यूरोप से मिडिल ईस्ट तक अनिश्चितता जैसे हालात रहे, तो ये सारी स्थितियां रही हैं। कुछ जरूरी बातें हैं, उस पर भी हम गौर करें कि कतर भारत की ऊर्जा जरूरत को पूरा कर सकता है। इस वक्त भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया में आप देख रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है और भारत के लिए अपनी ऊर्जा जरूरतें एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से कतर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात। 4 पॉइंट्स में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आज की तारीख में कतर और भारत के मजबूत रिश्ते कितने जरूरी हैं और कैसे ये दोनों के लिए फायदेमंद भी हैं। कतर और भारत एक दूसरे के लिए क्यों अहम हैं। कतर भारत के लिए ऊर्जा उत्पादों का अहम आपूर्ति करता है। भारत की ऊर्जा जरूरत का 48% 48% LNG कतर से आयात होता है। कतर में करीब 10 लाख भारतीय मौजूद हैं, जो कतर की आबादी का 27% हैं। कतर में छोटी बड़ी कुल 15,000 भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। मौजूदा वक्त में भारत कतर के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार भी है। तो यह बात कतर की नजर में भारत को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। रवि, बिल्कुल अमिताभ सर, सवाल यहां पर यही है कि जिसका हमने सबसे ज्यादा जिक्र किया, ऊर्जा की जरूरतों का, एनर्जी के लिए, अब दुनिया में जो हालात बदले हैं और बदल रहे हैं, भारत ने रूस से जब ऑयल इंपोर्ट किया तो भारत ने उसी समय इंडिकेट कर दिया कि हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए नए वेन्यूज खोलेंगे, अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे, संबंधों को आगे बढ़ेंगे। क्या कतर उसी एवेन्यू का एक एक्सटेंडेड स्टेप कह सकते हैं? भारत उसको उस रूप में देखता है, क्योंकि दुनिया में कभी भी कुछ भी स्थिति बदल सकती है, जैसा तनाव यूरोप में हम देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं। देखिए रवि, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि ऊर्जा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारी, वो बहुत ज़्यादा है। देखिए भारत का इस समय जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें 11% गैस का योगदान है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 11% गैस से जनरेट होता है। 2030 तक इसको 16% करने की जो भारत सरकार की मंशा है। अमिताभ जी, आप यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, लेकिन देखिए इस वक्त तस्वीरें आ गई हैं राष्ट्रपति भवन में, किस तरह से औपचारिक स्वागत किया जा रहा है। कतर के अमीर अल थानी का औपचारिक स्वागत, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से प्रोटोकॉल तोड़कर जाते हैं पालम एयरपोर्ट और रिसीव करते हैं कतर के अमीर को, और अब देखिए राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें। अमिताभ जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। तो करीब 16% बढ़ाने का रिक्वायरमेंट है या मंशा है भारत की, और उसमें मिक्स ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व्स को यूज किया जाएगा। गैस, और जो हम गैस प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादातर ईंधन के लिए इस्तेमाल होता है, LPG के लिए या CNG के लिए, लेकिन ये जो LNG है वो एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जो पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक सब जीरो टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है और बाद में इसका यूज़ किया जा सकता है, और ये कंपैरेटिवली क्लीनर एनर्जी है। हालांकि पावर जनरेशन में इसका बहुत योगदान होता है और महंगा माना जाता है, लेकिन जिस तरह से ऊर्जा जो सुरक्षा है भारत की, वो हमेशा चिंता का विषय रहा है। क्या होगा, क्योंकि 85% हमारी ऊर्जा जो रिक्वायरमेंट है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अभी रूस सबसे बड़ा है, पहले गल्फ था, तो उसी एनर्जी मिक्स का एक पार्ट है LNG, और उसका कतर बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। हाल में यूरोप में LNG एक्सपोर्ट करते हुए कतर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने इस पर 5% का ह्यूमन राइट्स वायलेशन और ये करके उस पर टैक्स लगाया था, जिसका कतर ने बहुत विरोध किया था और कहा कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो ये भारत और कतर दोनों के लिए जरूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन जो होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एनर्जी जनरेशन में, उसमें LNG का रोल और कतर का रोल होगा। ये तो हुआ एक आर्थिक बात। दूसरी, कतर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बनता जा रहा है मीडिएशन का। हमने पहले भी देखा है फिलिस्तीन की समस्या में ज़्यादातर जितने भी टॉक्स हो रहे थे वो कतर में हो रहे थे, और कतर ने अपने आप को उस तरह एंगेज किया है, चाहे वो प्रिजनर्स रिलीज हो या उसमें। तीसरी बात,
पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती बढ़ती जा रही है। तुर्की बहुत बड़ा एक प्लेयर बनता जा रहा है वेस्ट एशिया में, खासकर सीरिया के बाद, जो सीरिया में इंटरवेंशन हुआ है। भारत उसको भी अनटैप नहीं छोड़ना चाहता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से इन्होंने गल्फ से इंटरैक्शन बहुत बढ़ा दिया और कई देशों से उनके अवार्ड्स भी मिले हैं। कतर भी उसी करीबी का एक हिस्सा है, जो इस समय जो वार्मथ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की भारत का, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो कतर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएगा वेस्ट एशिया में, क्योंकि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, और रवि ने पहले भी पॉइंट किया कि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं उसमें ये जरूरी है कि हम अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, इन सबको डाइवर्सिफाई करें। सब जो कहते हैं सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखें, हम सारे चीजों को लेकर चलें, और ये उसी का परिचायक है रवि। बिल्कुल।